Hello students, I am Sukriti and today we will continue our chapter The Fundamental Unit of Life. Students, previous lecture में हमने पढ़ लिया था सेल डेफिनेशन को, देन उसके डिस्कवरी को, देन कुछ रिलेटेड डिस्कवरीज को एंड फिर हमने पढ़ा था सेल थ्योरी. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन कुछ सेल्स के टाइप्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जो कि सेल्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब कि हमारे प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सबको अगर हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स कितने सेल्स के बने हुए हैं, उस आधार पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का और दूसरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का. देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो अगर आप स्प्लिट करके उसको ब्रेक करके समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो ये भी टर्म्स कुछ वैसे ही हैं. देखिए, यूनी सेल्युलर, यूनी जो वर्ड है इसका मतलब होता है वन या सिंगल, एंड सेल्युलर का मतलब होता है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. वैसे ही देखिए मल्टी सेल्युलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्युलर का मतलब होता है विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं एक सेल के, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं एक से ज़्यादा सेल्स के, है ना. अब देखिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक ही सेल होता है, तो उनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए वो सब के सब कहाँ होते हैं, उसी अकेले सेल में. सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस अकेले एक सेल में होते हैं इन द केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ऑन द अदर हैंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है डिविजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि काम का डिवीजन. ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और बहुत सारे जो भी फंक्शन चाहिए होते हैं ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, वो सब अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं. मतलब कि कुछ टाइप के सेल्स कुछ एक फंक्शन करेंगे, दूसरे टाइप के सेल्स कुछ अलग फंक्शन करेंगे, तीसरे टाइप के सेल्स कुछ और फंक्शन करेंगे, और इस तरह से अलग अलग टाइप के सेल्स का ग्रुप जो है वो अलग अलग फंक्शन करेगा. ये कहाँ होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हमने समझ लिया कि काम का बंटवारा हो जाता है किसके बीच, अलग अलग टाइप के सेल्स के बीच. अब देखिए, हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड ईस्ट्स. ठीक है, और मल्टी सेल्युलर में है मेजॉरिटी ऑफ फंजाई, प्लांट्स एंड सारे के सारे एनिमल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स ये क्या है, ये बड़े अजीब अजीब सा दिख रहे हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो यही है कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म को जब एक ग्रुप में करने की कोशिश की जाती है, दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप में, इस तरह से जब ग्रुप किया जाता है तो ये इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो देखिए, बहुत पहले से जब से मतलब लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि ऑर्गेनिजम्स को या फिर हर चीज़ को हम ग्रुप्स में डाल डाल के, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देख के ध्यान में रख के हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करें, तब से बहुत लोगों ने ये चीज़ करने की कोशिश की. बट जो सबसे एक्सेप्टेड है ऑर्गेनिजम्स का डिवीज़न ग्रुप्स में, वो किनका है, वो है RH विटेकर का.
आर.एच. विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम्स का मतलब यही है कि समझिए बड़े बड़े ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको उन्होंने डाल दिया। ये सब हुआ था इन द ईयर 1969। क्या दिया था इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्होंने जो 5 किंगडम दिया वो क्या क्या था? पहला था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, देन प्लांटी और फिर एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे उन सबको 5 बड़े बड़े ग्रुप्स, जिनको कहा उन्होंने किंगडम, उसमें डिवाइड कर दिया। अब कैसे किया होगा? तो इन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी, तो जो ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो इनसे कुछ अलग थे उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, और ऐसे कर करके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हुए उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये आता है मेनली 2 किंगडम में। ये जो मोनेरा है हमारा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये एक्सक्लूसिवली है किसका? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे ये एग्जांपल्स है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो ये जो बैक्टीरिया है ये आता है हमारे मोनेरा में। फिर ये जो अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये जो तीनों है ना, ये हमारे आते हैं प्रोटिस्टा में। और ये जो हमारा ईस्ट है ये आता है फंजाई में। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ फंजाई, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ फंजाई तो मल्टी सेलुलर है, बट कुछ मेंबर्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा प्लांटी है और एनिमेलिया है, ये एक्सक्लूसिवली किनका बना हुआ है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो हमारा जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है इनमें है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और प्लांटी और एनिमेलिया में है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारा ये फंजाई है ना, इसमें मल्टी सेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें मल्टी सेलुलर ही हैं, बट कुछ मेंबर्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े बड़े किंगडम्स में डाल दिया गया है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए पढ़ लिया कि ये सारे ये जो एग्जांपल्स है ना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो इतने सारे सेल्स होते हैं ना, तो उनके कुछ सेल्स के टाइप्स को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, और वो सेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स। तो वो जो सेल्स होता है ना, उसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है सेल्स के फंक्शन पे। ठीक है, सारे सेल्स एक जैसे नहीं दिखते, उनका शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ द सेल्स। इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स का ही। देखिए वो कितने अलग अलग टाइप के दिखते हैं, ये तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है और बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में।
जैसे ये स्मूथ मसल सेल हो गया, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, तो जो इनवॉलंटरली चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स। जैसे हमने खाना खाया, वो खाना जब अंदर मूव करता है, फिर वो हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे होते हैं स्मूथ मसल सेल्स और वो इस फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं। देन हमारे होते हैं ब्लड सेल्स। देखिए इनका स्ट्रक्चर इनसे अलग है, इनका अपना अलग काम होता है। जो आरबीसी होता है, जो ब्लड सेल का ही एक टाइप है, आरबीसी क्या करता है, वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से ले जाता है पूरे बॉडी में, और हमारे बॉडी से जो CO2 है, जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले आता है लंग्स में फॉर एक्सपल्शन। उसके बाद देखिए ये है हमारा नर्व सेल। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेल है। देन देखिए ये है ओवम। ये क्या होता है, ये फीमेल गैमेट होता है। देन ये हमारा स्पर्म है। इसका देखिए स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि इसको खुद मूवमेंट करके ओवम के पास जाना होता है, दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। और इसका जो ये टेल पार्ट है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर ये हमारा है बोन सेल, ये बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये है हमारा फैट सेल, जो कि फैट को स्टोर करता है। तो हमने देखा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है काफ़ी अलग अलग है। ये हमने कुछ ही एग्जांपल्स लिया है, फिर भी देखिए सारे सेल्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, और ये डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पे। वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम सेल के स्ट्रक्चर और उसके शेप को रिलेट कर सकते हैं उसके फंक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है और यूकैरियोटिक वर्ड है, इसको भी हम स्प्लिट करके अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक वर्ड है, ये बना है प्रो से और कैरियोटिक से। अब देखिए जो ये प्रो है, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और ये जो कैरियोटिक है, ये बना है कैरियोट से, जिसका मतलब होता है कर्नल या कैरियन, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स हो गए जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये बने हैं यू वर्ड और कैरियोटिक से। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, उसका मतलब कर्नल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो वैसे सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, तो देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। मतलब कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, दैट इज़ वाई इसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब सेल्स दैट पोजेस ट्रू न्यूक्लियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं जनरली स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो जनरली होते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर के रेंज में, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, वो जनरली लार्जर इन साइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इनका जो रेंज होता है साइज़ का, वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, उनके साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही लाई कर रहा होता है विदाउट एनी कवरिंग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक क्रोमोसोम के फॉर्म में है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में है। अब देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि आपने
कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। अब ये जल्दी डिवाइड कैसे कर लेते हैं, कैसे जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है और इसलिए इन्हें बहुत आसानी होती है डिवाइड करके न्यू प्रोजेनीज बनाने में। दैट्स वाई ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं रैपिडली। बट जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। दैट इज़ वाई वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को बढ़ा नहीं सकते और ये मल्टीप्लाई करते हैं स्लोली एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिया और अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस लेक्चर में उससे रिलेटेड हम अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो भी पढ़ा है हमने उसे कितना समझा है, हमने कितना ग्रिप बनाया है उस पर। ठीक है, तो जल्दी चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, here are some questions from the portion that we have just learned, and I will tell you to please go to the comment section first, answer these questions by yourselves and then continue watching this video because this will help you to analyze yourself better. So students, ये video pause करके आप comment section में जाइए, इन questions के answer लिखिए and then come back and continue watching this video. तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नॉट अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमारे ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए क्लेमाइडोमोनास, बी अमीबा, सी पैरामीशियम एंड डी अगैरिकस। तो स्टूडेंट्स, जब हमने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि क्लेमाइडोमोनास, अमीबा एंड पैरामीशियम होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास क्या बच गया? अगैरिकस। अगैरिकस होते हैं मशरूम्स और ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा आंसर हो गया डी, अगैरिकस। So moving on to the next question, which is which organism performs all the life processes in a single cell। मतलब कि हमारे ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे एक सिंगल सेल में सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमारे ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का है। तो हमारे ऑप्शंस है ए बैक्टीरिया, बी मस्कीटो, सी मशरूम एंड डी फ्लैटवर्म। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मस्कीटो, मशरूम एंड फ्लैटवर्म जो है वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और हमने जब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया हो गया हमारा आंसर। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दैट बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ। ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी किससे बनी हुई है? तो हमारे ऑप्शंस है ए मैनी सेल्स ऑफ सेम टाइप, बी मैनी सेल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड टाइप्स, और सी है अ सिंगल लार्ज सेल, और डी है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी किंगडम एनिमेलिया में आता है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। तो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स तो नहीं होगा। फिर देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं। तो हमारा ये अ सिंगल लार्ज सेल वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्शन ए है
मैनी सेल्स ऑफ सेम टाइप। तो हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी में तो वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट मैनी सेल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे ऑप्शंस में से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बी, न्यूक्लियॉइड, सी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। देन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। और अगर ये दो नहीं है तो डी, ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है न्यूक्लियॉइड, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनके साइटोप्लाज्म में नेकेड लाई कर रहा होता है और उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्या है जो एक प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो गोल्जी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो ये तो हो ही नहीं सकते प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना, ये सिर्फ होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो ये हमारे आंसर्स होंगे ही नहीं। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा? राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल लाइज इन अ रीजन कॉल्ड। अच्छा, तो इसमें पूछा गया है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है न्यूक्लियॉइड कहते हैं, या न्यूक्लियस कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस तो कहते नहीं हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में तो जेनेटिक मटेरियल नहीं पड़ा होता। मेम्ब्रेनस वेसिकल के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो उसके साइटोप्लाज्म में ही लाई करता है और उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉइड। तो हमारा आंसर है ए, न्यूक्लियॉइड। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड था वो हमने सॉल्व कर लिया है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपने भी समझ लिया होगा कि आप इन टॉपिक को कितने अच्छे से समझ गए। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, and all of you stay healthy and keep learning. Bye bye.